नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सही है, प्रणाम भी करता हूं। सही है, आप सभी दोस्तों का। सही है, मैं आज इस YouTube चैनल पर बायोलॉजी के हर एक दिन स्पेशल क्लास में मैं एक दिन कुछ ना कुछ सही है नए सिलसिले को, नए टॉपिक्स के ऊपर लेकर आता हूं और नए टॉपिक के ऊपर हर एक दिन कुछ ना कुछ नया वीडियो बनाता हूं। सही है, और आपके बीच लाता हूं, नई नई जानकारियों को इकट्ठा करके लाता हूं। सही है, और आपको दिखाता हूं कि मतलब वो किस तरह से जो है आपके जीवन में से, या मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट आता है, इन चीज़ों को भी मैं बहुत बखूबी से बताता हूँ। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाया हूँ, बना रहा हूँ। सही है, जिसका नाम है सही है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर दिखाऊंगा। मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हर एक पहलू पर जो है मैं विचार करूंगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होती है। सही है, वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, और मैं ऐसी छोटी छोटी हर एक जानकारियां दूंगा जो आपको मतलब जनरल कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा काम देंगे। लेकिन जैसे कि मान लीजिए इधर देखिए, मैं इस दो चैनल से बीच में बनाया हुआ हूँ। सही है, एक साइड लिखा हूँ जंतु कोशिका और एक साइड इधर ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका इधर से, और इधर रहा ये पादप कोशिका है। सही है, तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच अंतर दिखाता हूँ, फिर उसको बताता हूँ। सही, थोड़ा वो शॉर्ट है, ये थोड़ा डिटेल्स है। जैसे कि पहला मैंने बताया, सही है जंतु कोशिका में आप देखेंगे तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसके जगह पर सेल मेम्ब्रेन हुआ करता। सही है, और पादप कोशिका में देखेंगे तो पादप कोशिका में कोशिका दृढ़ कोशिका भित्ति द्वारा ये घिरा रहता। सही है, पादप कोशिका में कोशिका दृढ़ कोशिका भित्ति अर्थात सेल वाल रहता। सही है, और सेल वाल पाया जाता है, और इसी सेल वाल के कारण जो है सेल मेम्ब्रेन का शेप को बनाए रखता है ये, और दृढ़ता से मजबूती से सेल को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन से सेल को सुरक्षित करता है। पहला ये देखिएगा अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। सही है, वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, तो दूसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है कोशिका भित्ति का अनुपस्थित के कारण, कोशिका भित्ति हम लोग के सेल में अगर नहीं पाया जाएगा जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका का आकार निश्चित नहीं हो पाता। सही है, सही बात है। कोशिका भित्ति रहने के बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का आकार निश्चित बनता। सही है, और प्रोटेक्शन का भी कम करता है। जब सेल मेम्ब्रेन में ऊपर में कोशिका भित्ति नहीं रहेगी तो यह इसका आकार अनिश्चित हो जाता, मतलब निश्चित नहीं रह पाता। वही देखिएगा पादप कोशिका का आकार जो है वो निश्चित होता है। सही है, अपने सेल के मतलब सेल वाल पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, जिसके कारण जो है कोशिका का आकार निश्चित हुआ करता है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक उत्तक द्रव्य मतलब टिश्यू फ्लूइड सामान्यतः कोशिकाओं को भिगोता है। सही है, टिश्यू फ्लूइड जो है मतलब जंतु कोशिका में वह कोशिकाओं को भिगोने का काम करती है। अगर मान लीजिए पादप कोशिका की बात करूं तो उत्तक द्रव्य में टिश्यू फ्लूइड पादपों में नहीं होता। सही है, ये प्राय उत्तक फ्लूइड जो मतलब टिश्यू फ्लूइड होती है वो पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है, और जंतु कोशिका में ये रहती है, तो सिर्फ कोशिकाओं को भिगोने का काम करती है। चौथा देखिए, चौथा किस तरह से अंतर है, जीव द्रव्यी पूरा कोशिका को भर देता है। जंतु कोशिका में जीव द्रव्यी मतलब मैंने पिछले भी बताया था। सही है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इन दोनों को मिलाकर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं जीव द्रव्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। आप देखिएगा प्रोटोप्लाज्म ये रहता। सही है, तो कहता है जीव द्रव्य जो है वह पूरी कोशिका को भर देता है जंतु कोशिका में। अगर आप पादप कोशिका में देखेंगे तो जीव द्रव्य सामान्यतः परिधीय वाले भाग में होगा, मतलब सेल जो है सेल के सिर्फ बगल में होगा, केंद्रक में नहीं रहेगा, बल्कि सेल के चारों परिधीय क्षेत्र में ये मतलब घेरे बनाए रूप में रहती है। अब देखेंगे जंतु कोशिका में अगला अंतर, मैं 5वें नंबर अंतर की बात करता हूं। इनमें देखेंगे रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती है या संख्या में कम और आकार में प्राय छोटी होती है। जंतु कोशिका में मतलब रिक्तिकाएं जो है वो प्राय नहीं होती है। सही है, अगर होगी भी तो बहुत छोटी होगी। सही है, या नहीं होगी तो अनुपस्थित होगी, या होगी तो बहुत छोटी होगी, होगी भी तो कम संख्या में होती है। सही है, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं। वही पादप कोशिकाओं में तो रिक्तिकाएं होती है। सही है, पादप कोशिका में जो है एक बड़ी केंद्रकीय रिक्तिकाएं होती। सही है, केंद्रक के मध्य में स्थित रहता बड़ी सी रिक्तिकाएं। सही है, पादप कोशिका में पाया जाता है। मैं अगर छठे नंबर की बात करूं तो केंद्रक में देखिएगा, न्यूक्लियस में देखिएगा केंद्र में होता है। सही है, केंद्रक केंद्र में होता है। सही है, मैं बात करता हूं, और इसका केंद्रक देखेंगे परिधीय वाले भाग में रहता है, चूंकि बीच में वैक्यूल्स बन जाते हैं, इस वजह से जो है केंद्रक चला जाता है परिधीय वाले कोशिका द्रव्य के भाग में चला जाता है, नहीं हो पाता है। देखिएगा इसमें अगर मान लीजिए क्रिस्टल अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में, और इस पादप कोशिका में देखेंगे विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। सही है, जो धातुओं के रूप में रहता है। सही है, ये देखिएगा छठा संचित भोजन के रूप में ग्लाइकोजन होता है।
हम लोग के जंतु कोशिका में संचित भोजन के रूप में ग्लाइकोजन कम करता, पर वहीं देखिएगा इनमें पादप कोशिका में देखिएगा संचित भोज्य पदार्थ के रूप में से स्टार्च रहता है, जिनको हम लोग मंड भी कहते हैं, सही है। तो मंड के रूप में से स्टार्च के रूप में ये संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पादप कोशिका में विराजमान रहता है। वैसे जंतु कोशिका में जो है लवक अनुपस्थित होता है, लवक नहीं रहता है, सही है। और पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, लवक पाया जाता है, सही है। जो मतलब देखिएगा हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक रूप में ये कार्य करता है। 3 तरह के ये लवक हुआ करते हैं जंतु कोशिका में। गोल्जी उपकरण सामान्यतः एकल संकरण द्वारा बनता है। इनमें जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण प्राय सामान्यतः एकल संकरण द्वारा होता है। इसमें देखिएगा गोल्जी उपकरण जो है वह कई पृथक इकाइयों जिसमें से डिक्टियोसोम के नाम से भी रहता है, सही है। आप ध्यान रखिएगा पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मैं आपको मतलब गोल्जी उपकरण में बताया भी हूँ, आप पीछे देख सकते हैं, सही है, हमारे पुराने वीडियो को। तो इसमें साइटोलॉजी में मतलब देखिएगा आप गोल्जी उपकरण को डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तारक का जिनको हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, सही है, सेंट्रोसोम इसमें उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में जो है तारक का कुछ निम्न श्रेणी के पादप को छोड़कर सभी में यह अनुपस्थित होती है। कुछ निम्न वर्गीय जो पौधे होते हैं उनमें देखिएगा सेंट्रोसोम मतलब पाए जाते हैं, और ज़्यादातर उच्च वर्गीय पौधे जो होते हैं उनमें सेंट्रोसोम प्राय नहीं होता है। इसलिए देखिएगा कि पादप सेल जो है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा करता है, मतलब उनका विकास जो है अनिश्चित होता है। और एनिमल सेल की मैं बात करूँ तो एनिमल सेल का देखिएगा ग्रोथ निश्चित होता है, सही है। एनिमल सेल जो है वो वृद्धि कम करता है, सही है। पादप कोशिका जो ज़्यादा वृद्धि करता है। पादप का जो ग्रोथ जो होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन जंतु कोशिका का ग्रोथ जो होता है वो निश्चित होता है, सही है। इसी कारण, इसी वजह से, सही है। तो छोड़कर सभी में अनुपस्थित होता है। अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोसोम की, सही है, तो ग्लाइकोसोम्स जो है वो अनुपस्थित होता है। ग्लाइकोऑक्सीसोम जो है वो अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में, और वही पादप कोशिका में देखिएगा ग्लाइकोऑक्सीसोम जो है वह कुछ एक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी पादप कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाएगा। लाइसोसोम, अगले अंतर की बात करूं तो लाइसोसोम देखेंगे उपस्थित होता है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में लाइसोसोम प्राय अनुपस्थित होते हैं। इनका कार्य दूसरे घटकों द्वारा नहीं किया जा सकता, सही है। जंतु को पादप कोशिका में मैंने लाइसोसोम प्राय अनुपस्थित होता है, सही है। कुछ एक में दिया जाता है, उपस्थित रहता है, और इनका कार्य दूसरे घटकों द्वारा ले लिया जाता है, सही है। लाइसोसोम का कार्य दूसरा कोई मतलब सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं जो वो अपना कार्य संपादित कर लेते हैं। देखिएगा अगले अंतर के रूप में तो जंतु कोशिका अपने लिए आवश्यक कुछ एमिनो अम्ल, विटामिन सह एंजाइम के बनाए असमर्थता में, सही है, वह कम करता है। जंतु कोशिका में अपने लिए आवश्यक कुछ एमिनो अम्ल का तैयार कर लेता, सही है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो अम्ल, विटामिन भी दे लेता, और कुछ सह एंजाइम हो, कोऑपरेटिव एंजाइम से, को एंजाइम की मदद से जो है मतलब बनाने में असमर्थ हो जाती है, सही है, बनाने में असमर्थ होती है। और पादप कोशिका तो देखिएगा फिर ये तो बेचारा तैयार ही रहता है। पादप कोशिका अपने लिए आवश्यक सभी पदार्थ का संश्लेषण करके समर्थन लेता है, सही है। पादप कोशिका वैसे भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मतलब हर एक चीज का जो है निर्माण कर लेता है पादप कोशिका। जंतु कोशिका देखेंगे तो कोशिका द्रव्य विभाजन के समय विदलन, क्लीवेज होता है। जंतु कोशिका में मतलब क्लीवेज होना से सेल जो है एक सेल से 2 सेल बन जाता है, तो ये विदलन का काम कर जाता है। कोशिका देखिएगा वो डिवीजन कर लेता है। वही अगर मान लीजिए पादप कोशिका में होती है तो कोशिका द्रव्य विभाजन सामान्यतः कोशिका प्लेट के द्वारा होता है। जंतु कोशिका में क्लीवेज होगी, सही है, क्लीवेज होता है। तो क्लीवेज में देखिएगा आप, सही है, जंतु कोशिका की क्लीवेज में मान लीजिए इस तरह से ये सेल बनता है तो बीच से विदलन होने लगता है, इस तरह से क्लीवेज होता है, सही है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है, सेल आगे बढ़ता है, और एक सेल से 2 सेल बन जाएगा, सही है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विदलन। ऐसे सेल आगे बढ़ते चला जाता है, विदलन होते हैं, और फिर ये दोनों के दोनों सेल अलग हो जाते हैं। वहीं देखिएगा प्लांट सेल में अगर मैं बात करूँ तो प्लांट सेल में देखेंगे ये सेल जो रहता है, ये सेल के अंदर से बीच से एक प्लेट बनता है, सही है, ये प्लेट जिसको हम लोग कोशिका प्लेट कहते हैं। और ये बीच से धीरे धीरे प्लेट पूरा बड़ा हो जाता है, सही है। एक केंद्रक इधर, एक केंद्रक इधर होता है, सही है, और दोनों का दोनों सेल फिर अलग हो जाता है, एक सेल इधर और एक सेल इधर बना लेता है, मतलब एक कोशिका से फिर 2 कोशिका बना लेता है, सही है। तो यह मुख्यतः मैं बहुत डिटेल से बताया, सही है, कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या अंतर रहता है। मैंने इनके बारे में जानकारी दी आपको, सही है। वैसे अगर आप छोटा सा, सही है, सूक्ष्म रूप में अगर लघुत्तम रूप में भी देखना चाहें तो आप उसमें भी देख सकते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर रहता है। जैसे पहले मान लीजिए मैंने पहला लिखा है कि जंतु कोशिका महीन झिल्ली जिसे प्लाज्मा कहते हैं, सही है, 6 गिरी होती है। अगर पादप कोशिका में देखेंगे पादप झिल्ली में बाहर की और सेलुलोज की बनी हुई एक मोटी कोशिका भी होती है। इसमें देखिएगा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है। इसमें देखिएगा मैंने बताया।
वहीं अगर मान लीजिए तीसरा बात करूं तो रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होगी या बहुत कम या छोटे माप में भी पाई जाएगी जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में रिक्तिकाएं पाई ही जाती है, सही, इनमें तो रहती है, इनके बगैर तो होने वाला नहीं है। सेंट्रोसोम जो है प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है, सही है, सॉरी सेंट्रोसोम जो है प्लांट सेल में उपस्थित होता है, सॉरी जंतु सेल में, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होगा। वही अगर मान लीजिए प्लांट सेल की बात करूंगा तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, सही है, क्योंकि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है बहुत कम तरह रहती है, ज़्यादातर नहीं होती है। तो ये देखिएगा कोशिका विभाजन जो है वह ग्रूव एक खांचा का निर्माण करता है जंतु कोशिका में। इसमें देखिएगा कोशिका विभाजन जो है कोशिका प्लेट के द्वारा कोशिका पट्टी का निर्माण करके विभाजन करता है, जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था। गोल्जी उपकरण इसमें उपस्थित होता है, इसमें गोल्जी उपकरण अलग अलग इकाइयों में डिक्टियोसोम से बना होता है। कैल्शियम देखिएगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट रबे के रूप में सदैव अनुपस्थित रहता है जंतु कोशिका में, पर पादप कोशिका में यह सदैव पाया जाता है। अगर आठवां में बात करूं से आप देखेंगे तो इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जंतु कोशिका में चूंकि हरित लवक नहीं रहता, सही है, क्लोरोफिल नहीं बनता, सही है, तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। और ये पादप कोशिका में आप देखेंगे तो हरित लवक पाया जाता, सही है, और आसानी से ये जो है हरित लवक के चलते प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर लेता, सही है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है फोटोसिंथेसिस की क्षमता जो है प्राय प्लांट सेल में पाई जाती है। अगर 9वें रूप में बात करूं तो यह प्राय छोटे आकार की होती है। समसूत्री विभाजन में शरीर के सभी कोशिकाओं में होता है, परंतु अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था सही कि कोशिका जब विभाजन कर रही होती है, माइटोसिस डिवीजन जो है ओवरऑल पूरे शरीर में हुआ करता है, पूरे शरीर में समसूत्री विभाजन होता है और एक सेल से 2 सेल बनता है। वहीं अगर मियोसिस की बात करूं तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वह सिर्फ और सिर्फ जनन सेल में, मतलब जर्म सेल्स में हुआ करता है, जहां पर मियोसिस सेल डिवीजन जैसे मान लीजिए स्पर्म बनता है या ओवम बनता है तो उस जगह जो है मियोसिस डिवीजन का मतलब विभाजन होता है, ये दिखाया गया है। और प्राय देखिएगा पादप कोशिका में यह प्राय बड़े आकार की होती है, पादप कोशिका में प्राय यह बड़े आकार की होती है, सही है। तो ये संरचना रूप में जो है ये मैं छोटे अंतर के रूप में भी बताया हूँ, सही है। बस ये देखेंगे तो एक और सबसे छोटा पदार्थ से मतलब आपको दिक्कत ना हो तो इसको भी मैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका को बड़े पैमाने पर दिखा, जैसे कि कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसमें सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। वही पहला अंतर आप देख रहे हैं दोनों में। यहाँ देखिएगा प्राय लवक नहीं पाया जाता, इसमें लवक पाया जाएगा। रिक्तिकाएं देखिएगा नहीं रहता अथवा बहुत छोटी होती है, इसमें देखिएगा रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी पाई जाती है पादप कोशिका में। तारक का सेंट्रोसोम व्यापक रूप से हुआ जाता है, इसमें तारक का केवल शैवाल और कवकों में पाया जाता है। कुछ एक जानकारी आपको मिल जाएगी। कोशिका विभाजन के समय कोशिका एक खांचा द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है और बाहर अंदर की ओर बढ़ते रहता है। वहीं देखिएगा कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य में पट्टिका बनी होती है जो अंदर से बाहर की ओर जो है रहती है। छठा देखिएगा तो भोज पदार्थ के रूप में ग्लाइकोजन या वॉल्यूटिन का कण के रूप में ये संचित रखता है जंतु कोशिका। और छठा देखिएगा इसमें कवक के अतिरिक्त पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है, कवक को छोड़कर। जंतु कोशिका में देखिएगा लाइसोसोम पाया जाता है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में लाइसोसोम प्राय नहीं पाया जाता, वैसे कुछ में पाया भी जाता, सही है। तो ये छोटे छोटे अंतर मतलब आप देखकर मतलब आसानी से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सही है। आशा करता हूँ मित्रों, सही है, कभी आप समझे होंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में बेसिक क्या अंतर है, सही है। मैंने 3 डायग्राम को लेकर आपको दिखाया, सही है, ताकि आपको कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सही है। ऐसे अब इस YouTube चैनल पर जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सही। आप हमारे दिन ब दिन सपोर्ट करते हैं, सही है। आने वाले वक्त में, सही है, मैं फिर और कोशिश करता हूं कि नए नए टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए नए नए वीडियो बनाऊं, सही है, ताकि आपको आसानी में, सही है, मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझा सकूं, आप आसानी से मतलब इन चीज़ों को समझ सकें, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एनीवे अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है। हमारे इस YouTube चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंच जाए। आप इनका जो है मतलब आप अपने आने वाले नोटिफिकेशन के कारण आप नए नए वीडियो को देख सकते हैं, आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं, सही है। और हमारे इस चैनल पर से अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको थोड़ा लाइक कर दें, सही है, और अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, सही है। शेयर करने में क्या जाता, लाइक करने में क्या जाता, सही है, आप कर सकते हैं, सही है। वैसे फिर से मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, सही है, और वीडियो को देखते हैं, सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।